पाकिस्तानी आर्मी नजर आ रही है। F-16 लड़ाकू विमान अलर्ट पर रखे गए, जो हम तक जानकारी अभी पहुंची है कि F-16 विमानों को अलर्ट पर रखा गया है, स्टैंड बाय पोजीशन पर रखा गया है। कर्नल शैलेंद्र, अब सबसे पहले पाकिस्तान के लिए यही एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना चाहिए कि कैसे जो 140 पाकिस्तानी सैनिक उसके अंदर मौजूद है, उस ट्रेन के अंदर मौजूद है, उन्हें निकाला जाए। इस पर बात होनी चाहिए, इसको लेकर एक्शन होना चाहिए। लेकिन BLA कह रहा है कि अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है, कोई एक्शन लिया जाता है तो मौत के घाट उतार देगा सभी को। नहीं, देखिए, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह पाऊंगा। कोई भी आर्मी एक कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी रखती है कि डंडा दिखाया जाता है कि हम एयर स्ट्राइक कर देंगे, इसीलिए आप बातचीत पर आए। लेकिन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर बलूच ने दिया है कि बच्चों और औरतों को छोड़ दिया है, जो अपने आप में एक बहुत ह्यूमैनिटेरियन एंगल दिखाता है। शायद इस वजह से भी मैं कहूंगा कि ये टेररिस्ट स्ट्राइक नहीं है। टेररिस्ट स्ट्राइक में बच्चे, बूढ़े, इंसान कोई भी हो, वो आदमी जो टेररिस्ट होता है उसका कोई धर्म नहीं, उसका कोई दुश्मन नहीं, वो सिर्फ टेररिज्म उसका दोस्त है। सो मुझे नहीं लगता कि अपने आप में एक टेररिस्ट स्ट्राइक है। हो सकता है, जंजुआ साहब ज्यादा अच्छा जानते हैं कि ये ट्रेन का रूट क्या है, कहाँ है, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि मेजर जंजुआ का मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ। आप ये बताइए कि आप किस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस टाइम है और उम्मीद हम भी यही करेंगे एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते कि इस क्राइसिस से आप निकले, तो किस तरह से आप लोग प्लान ऑफ एक्शन अब तैयार कर रहे हैं, क्या उसको लेकर अगर आप तक कोई जानकारी पहुंची हो? मेरे से पूछ रही हैं आप? जी बिल्कुल मेजर जंजुआ, आपसे ही सवाल है। जी, पहली बात तो ये है कि कर्नल शैलेंद्र ने जिस तरह कहा, काफी सारी बातें उसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ, एग्री करता हूँ। हाउएवर, जो आप कर्नल साहब जो कह रहे हैं ना कि इंसर्जेंसी में एयर अटैक्स या एयरफोर्स की इन्वॉल्व नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है। हमने नॉर्थ वजीरिस्तान में अभी भी कर रहे हैं और पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। इंसर्जेंसी ऑपरेशन के अगेंस्ट हम एयरफोर्स को यूज कर रहे हैं और करते हैं। मैं बाकी एग्जांपल्स भी दे सकता हूं, बट वो एक एकेडमिक डिस्कशन हो जाएगी। हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो ऑपरेशन हो वो सफल हो, जो आपके सैनिक हैं वो सुरक्षित बाहर आ सके, ऐसी हमारी भी कामना है। बहुत शुक्रिया मेजर जंजुआ जुड़ने के लिए, कर्नल शैलेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो किस तरह से पाकिस्तानी सैनिकों को निकाला जाता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। इस खबर पर आगे आपको अपडेट देंगे, लेकिन अब पहले प्रहार में जो खबरें हम आपको बताने जा रहे थे उसकी बात करने वाले। अब बात करने वाले सबसे पहले बिहार की। अगर हिंदू राज्य बनाए जाएंगे, वो पहला राज्य अगर कोई होगा भारत का तो वो बिहार। लुच्चे बाबा लोग हैं ये लोग, फ्रॉड नटवर लाल है। चुनाव आते हैं तो चुनावी राजनीति करते हैं। ना तो हमें नेता बनना है, ना हमें चुनाव लड़ना है, हमें तो भारत बचाना है और हिंदुओं को जगाना है। इस देश को सेकुलर राष्ट्र के तौर पर बनाया है, तो आप और हम कौन हैं हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले? जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, तब तक न रुकेंगे न झुकेंगे। बिहार की बात जरूरी इसलिए हो गई क्योंकि बिहार में इसी साल नवंबर दिसंबर के करीब चुनाव होने हैं। 4-5 महीनों का वक्त बचा है और उससे पहले बाबा बागेश्वर पहुंचते हैं। 5 दिन तक हनुमंत कथा करते हैं। वो बाबा बागेश्वर तो जा चुके हैं कथा करके, लेकिन उनकी कही गई बातें, हिंदुओं को एक करने वाली बातें बिहार के सियासी दलों की टेंशन बढ़ा रही है, उनके माथे पर बल दे दिया है। क्योंकि बिहार के चुनावों में जात पात की राजनीति करने वाले इस सोच में पड़ गए हैं कि अगर हिंदू एक हो गए तो क्या होगा। और खास तौर से वो पार्टियां ज्यादा टेंशन में हैं जो अपनी सियासी जमीन खोज ही रही हैं, जिनको अभी तक खाता तरीके से खुल नहीं पाया। वो उम्मीद इसी चुनाव से लगाए बैठे थे, लेकिन क्या बाबा बागेश्वर के चुनावों से पहले पहुंचने से सब कुछ बदल गया है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए आपको समझाते हैं। क्योंकि बाबा तो जा चुके हैं, लेकिन उनका एक बयान वो अब टेंशन बढ़ा रहा है। वो बयान डरा रहा है उन तमाम सियासी दलों को जो जात पात में बांटकर वोट के हिसाब से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझिए। क्योंकि बाबा बागेश्वर ने क्या कहा, उन्होंने हिंदू एकता का संदेश दिया। हिंदू एकता का संदेश, सिर्फ एक ये संदेश सभी पर भारी पड़ रहा है। कैसे? पप्पू यादव निर्दलीय हैं और चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी वो अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि नटवर लाल बाबाओं पर बैन लगे इस बयान की वजह से। इसके बाद मैदान में आते हैं प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी के, और वो
कहीं ना कहीं अलग अलग धड़ों में राजनीति करने की कोशिश करते हैं, कभी छात्रों की राजनीति करते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजिस्ट तो वो सफल थे लेकिन राजनेता इतने सफल नहीं हो पाए हैं। और ऐसे में वो भी बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, बाबाओं के हुक्म से नहीं। टेंशन सिर्फ एक बयान बढ़ा रहा है। आप सोचिए, अगला नाम प्रोफेसर चंद्रशेखर का है, आरजेडी नेता है और कह रहे हैं कि बाबा को जेल में डाल देना चाहिए। एकता की बात करने के लिए बाबा जेल चले जाएं। इसके अलावा मुकेश रोशन आते हैं, वो भी आरजेडी के नेता हैं, कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अब बताइए बाबा को कौन सा चुनाव लड़ना है? वो तो खुद भी कह चुके हैं मन से कि उन्हें कौन सा चुनाव लड़ना है जो वो राजनीति करेंगे। इस पर बयानों के तीर चल रहे हैं। किस तरह के बयान आए पहले आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए। उनके टुच्चे बाबा लोग हैं ये लोग, फ्रॉड नटवर लाल है। ये जो एक ठोक जिसको बंदर की तरह मार्केटिंग करने के लिए नेता जाते हैं, उनको भी बिहार घुमा रहे हैं। तो अब नीतीश जी पर भरोसा नहीं है, नरेंद्र मोदी पर भरोसा बीजेपी को नहीं है। बीजेपी हमेशा बाबाओं पर और गलत चीज़ों पर भरोसा करके चुनाव जीतती है। इसीलिए ऐसे फ्रॉड नटवर लाल बाबाओं पर बैन लगने की जरूरत है। वो चुनौती देता रहता है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ोगे तो छेड़ेंगे नहीं। अरे पगला, तेरे जैसे बाबा बहुत आए और बहुत चल गए बूट लादने। अरे भाई, हर व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। बाबा बागेश्वर भी आए हैं, अपना कुछ बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनके समर्थक उसको सुन सकते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन देश किसी बाबा के कहने से थोड़ी चलता है। देश चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलता है। देश का कानून संसद में बनता है, किसी बाबा के दरबार में तो बनता नहीं है। देश जो है वो संविधान से चलता है। अब आपने बयान सुन लिए, लेकिन ये बयान क्यों आए जरा आपको समझाते हैं। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हैं। वो हर जगह, सिर्फ बिहार ही नहीं, जहां भी जाते हैं वो यही कहते हैं कि हिंदुओं को एक होना है। और बिहार में जाति की राजनीति हावी रहती है। हर कोई अपना वोट बैंक समझ के बयान देता है। बहुत नाप तोल के चलती हैं चीजें बिहार में। कई पार्टियां जातीय समीकरण पर ही टिकी, उनका पूरा अस्तित्व उसी पर टिका हुआ है। बिहार में आरजेडी का एमवाई फैक्टर जग जाहिर है, मुस्लिम यादव फैक्टर। पप्पू यादव भी मुस्लिम यादव वोट बैंक के भरोसे उनको लग रहा है कि वो इस बार सेंधमारी कर लेंगे। वहीं कई क्षेत्रीय दल जाति वाली राजनीति करते हैं और ऐसे में जनसुराज पार्टी भी आई, उनको भी उम्मीद है। प्रशांत किशोर अभी तक अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं, अभी तक खाता सही से खुल नहीं पाया है। बागेश्वर का विरोध करके उनकी भी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर ही। उनको लग रहा है कि क्या पता विरोध करते करते कहीं खाता अच्छे से खुल जाए, उम्मीद वो यही कर रहे हैं। लेकिन आप जरा समझिए, बाबा ने कुछ ऐसा नहीं कहा था जो कि राजनीति से प्रेरित। तो ये राजनीति की बात आखिर क्यों कर रहे हैं? क्यों उन्हें लग रहा है कि बाबा राजनीति करना चाह रहे हैं? क्योंकि बाबा ने एकता की बात कह दी और एकता की बात होगी तो वोट बैंक का क्या होगा, यही टेंशन है। बिहार में बाबा बागेश्वर की कथा हुई, 5 दिन तक बाबा की हनुमंत कथा चलती रही।